एक इंटरनेशनल कंपनी के मालिक ने अपनी बेटी की सालगिरह पर अपनी कंपनी के तमाम मुलाजमीन को दावत दी। कंपनी का मालिक अपने मैनेजर की बीवी के हुस्न का दीवाना हो चुका था। उसकी सोच में सारी रात वो बेचैन रहा। दरअसल उसने इससे पहले इतनी हसीनो जमील लड़की देखी ही नहीं थी। अगली सुबह कंपनी के मालिक ने अपने मैनेजर को ऑफर दी कि अगर एक रात के लिए अपनी बीवी को मेरे साथ रात गुजारने की इजाज़त दे दो तो 3 कनाल का प्लाट तुम्हारे नाम कर दूंगा। इसके अलावा एक नई मॉडल की महंगी गाड़ी भी तुम्हें दे दूंगा। मैनेजर मालिक की ऑफ़र सुनकर हैरान हुआ और उसके दिल में लालच आई। घर आकर उसने अपनी बीवी को बताया तो बीवी ने सोचने के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा। 24 घंटे के बाद बीवी ने अपने शोहर से कहा कि मैं तुम्हारे बॉस के साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि तुम्हारा बॉस अपनी बीवी की तस्वीर के सामने ही मेरे साथ। वारस साहब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के शोबे से वाबस्ता थे। उसका माल एशियाई और यूरोपीय ममालिक में एक्सपोर्ट होता था। ज़्यादातर उसके माल की तजारत समुद्री रास्ते से होती थी। वो पूरी दुनिया में घूमने का शौकीन था। अपनी बीवी और बच्चों के साथ घूमता था। दरअसल बीवी को साथ ले जाना उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। वारस की बीवी ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि उसका शोहर औरतों का शौकीन है। नित नई लड़कियों के साथ दोस्ती करना उसका मुश्किल है। हालांकि एक बेटी का बाप होने के बावजूद वारस की आदत और तौर तरीके में किसी किस्म की तब्दीली ना आ सकी। वो कहते हैं ना कि आदत मरने के बाद साथ ही ख़त्म होगी। कुछ ऐसा ही मामला वारस के साथ भी था। उसे औरतों की लत लग चुकी थी और वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं सकता था। कुछ अरसा के बाद वारस की बेटी की सालगिरह थी तो उसने अपने कंपनी के तमाम मुलाजमीन को उस पार्टी में दावत दी और मुलाजमीन को ये भी कहा कि अपनी फैमिली समेत इस दावत में शरीक होना है। ये एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। अचानक वारस की नज़र अपने मैनेजर असद की बीवी पर पड़ी। ये एक नई नवेली दुल्हन थी जिसकी शादी को अभी एक माह का अरसा गुजरा था। वारस की नज़र जैसे ही असद की बीवी पर पड़ी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उसका नाम नगमा था। बेहद खूबसूरत लड़की थी। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी लेकिन वारस के ख्यालात में वो लड़की गायब थी। वो सारी रात उस लड़की के ख्यालों में गुम रहा। रात को एक तरीके से सो ना पाया। उसकी बीवी बार बार उससे पूछ रही थी कि क्या मसला है, आज आप बेचैन महसूस हो रहे हैं। लेकिन वो अपनी बीवी को कैसे बता सकता था कि आज पार्टी में एक लड़की पर वो अपना दिल हार बैठा था। वो मंसूबे बनाने लगा कि किस तरह उस लड़की का करब हासिल किया जाए। सुबह हुई तो वो अपने ऑफिस गया और अपने मैनेजर असद से कहा कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, लिहाजा तुम मुझे फ़लाँ होटल में मिलना। ऑफिस टाइमिंग के बाद दोनों की मुलाकात एक होटल में हुई जहां वारस ने अपने मैनेजर से कहा कि मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम ये ऑफ़र नहीं ठुकराओगे। ये ऑफ़र तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी, लिहाजा सोच समझकर फैसला करना। वारस ने अपने मैनेजर से कहा कि मैं 3 कनाल का प्लॉट तुम्हें देना चाहता हूँ और वो भी एक अच्छी लोकेशन पर। इसके अलावा नए मॉडल की गाड़ी भी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। ये सुनकर असद काफ़ी खुश हुआ लेकिन दिल में सोचने लगा कि मालिक मुझे ये तमाम चीज़ें क्यों देना चाह रहा है। वो कहने लगा, शुक्रिया मालिक, लेकिन गाड़ी और प्लाट आप मुझे क्यों देना चाहते हैं। वारिस ने कहा कि बदले में मैं तुम्हें अपनी बीवी एक रात के लिए मेरे हवाले करना होगी। मैं तुम्हारी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ और बदले में ये प्लाट और गाड़ी तुम्हारी हुई। मालिक की ये बात सुनकर असद के रोंगटे खड़े हो गए। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका मालिक ऐसी बात कर सकता है। वो कहने लगा, मालिक कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे इस बात की तवक्का हरगिज़ नहीं कर सकता। मालिक ने कहा, होश से काम लो, जोश से नहीं। अगर जोश में इंसान अपना नुकसान करता है, जो कि उम्मीद है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे और मुझे इनकार की सूरत में तुम अपनी जॉब भी खो दोगे। असद ने सोचने के लिए मालिक से वक़्त मांगा। घर जाकर उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मगर मुझे गलत मत समझना, इसमें हमारा ही फ़ायदा है। उसकी बीवी ने कहा
कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। असद ने कहा कि कंपनी के मालिक ने इस पार्टी में तुम्हें देख लिया था, शायद इसे तुम पसंद आई हो, लिहाजा वो तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता है। वो बदले में 3 कनाल का प्लॉट और एक महंगी गाड़ी देना चाहता है, और ये भी कहा है कि अगर मैंने उसकी बात मानने से इनकार किया तो वो मुझे जॉब से फारिग कर देगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। नगमा ने शोर के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो उसकी रूह काम गई। सर से लेकर पांव तक उसका जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। शोर ने कहा, तो फिर आपने क्या सोचा, आपने क्या फ़ैसला किया। असद की ने बीवी को जवाब दिया कि मेरे लिहाज से हमें वास की ये बात मान लेनी चाहिए। तुम जानती हो कि मुझे कितनी मुश्किलों से ये जॉब हासिल हुई, और अगर ज़िद में आकर मैंने उसकी बात मानने से इनकार किया तो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। नगमा शोर के अल्फाज पर हैरान थी। ये वही असद था जो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, जिसने ये दावा किया था कि मैं तुम्हारी खुशी की खातर कुछ भी कर गुजरूंगा। आज वो अपनी बीवी का जिस्म फरोख्त करना चाह रहा था। मतलब असद, तुम कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे बॉस के साथ एक रात गुजारूं? असद ने कहा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। नगमा ने अपने शोर से कहा कि मुझे सोचने के लिए 24 घंटे का वक़्त चाहिए। मैं कल सुबह तुम्हें बता दूंगी कि मेरा क्या फ़ैसला है। सारी रात नगमा तड़पती रही। वो सो ना पाई। वो बार बार सोच रही थी कि ज़िंदगी इसे किस नहज पर ले आई। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि उसका शौहर असद इस तरह गिर सकता है। दूसरी तरफ असद भी अपने घर की छत पर खड़ा यही सोच रहा था कि क्या इसने ठीक कहा या गलत किया। उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए, और अगर वो जॉब छोड़ देता तो इसका क्या होता। दोनों मियाँ बीवी एक घर में होते हुए भी एक दूसरे से कोसों दूर थे। इन दोनों की तरजीहात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सुबह नाश्ता करने के बाद नगमा अपने शोर से कहा कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रजामंद हूँ और तुम्हारे मालिक के साथ रात गुजारूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो अपने घर या फिर फार्म हाउस पर मुझे नहीं लेकर जाएगा, बल्कि किसी होटल में मेरे साथ रात गुजारेगा, और वो जिस कमरे में मेरे साथ रात गुजारेगा वहाँ उस कमरे की दीवार पर उसकी बीवी की बड़ी सी तस्वीर भी होनी चाहिए। असद बीवी की ये बात सुनकर हैरान हुआ कि तस्वीर से उसकी बीवी का क्या मकसद है, लेकिन उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। रात 8 बजे बताए गए होटल पर नगमा पहुंच चुकी थी। वो कमरे में अकेली थी और शौहर के बॉस का इंतज़ार में थी। किसी ज़रूरी मीटिंग में वो शहर से बाहर गया हुआ था, और उसने बताया था कि वो वापस आ रहा है। रात 10 बजे वो वापस सीधा होटल में आया जहां नगमा उसका इंतज़ार कर रही थी। वारस कमरे में दाखिल हुआ। फिर सारी रात उसने नगमा के साथ गुजारी। असद अपने घर में बैठा बीवी के इंतज़ार में था कि वो कब वापस आएगी। ये रात उस पर काफ़ी भारी गुजरी थी, लेकिन उसके दिल में ये भी था कि उसके बदले काफ़ी माल भी तो मिलेगा। लालच की पट्टी उसकी आंखों पर बंधी थी। ये जानते हुए भी ये कदम जो उसने उठाया है, उसके बाद उसकी बीवी और उसमें फासले बढ़ जाएंगे, और हो सकता है ये कदम उठाने के बाद बीवी उसके साथ रहने से भी इनकार कर दे और उससे तलाक ले ले। मगर इन तमाम बातों के बावजूद पुरपुर उम्मीद थी कि नगमा अब भी उसके साथ रहेगी और ज़िंदगी गुजारेगी। सुबह हुई तो नगमा कमरे से बाहर निकली, लेकिन वारस अभी तक कमरे में मौजूद था। उसके बाद वो एक रिक्शे पर सवार होकर घर आ गई। असद सहन में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने नगमा की आंखों में देखा। आज उसकी आंखें बदली बदली सी थीं। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, बाल बिखरे हुए थे। उसने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, तुम्हारा काम हो चुका है। 3 कनाल का प्लॉट और एक अच्छी सी गाड़ी तुम्हारी मुंतज़र है, और तो और तुम्हारी जॉब भी सलामत है। असद के पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोश खड़ा रहा। उसके बाद नगमा सारों कदार रोने लगी। बीवी को रोता देखकर असद आगे आया, अपनी बीवी से लिपट गया। नगमा उसे गले लगाकर रोने लगी, मगर ये रोना धोना सिर्फ एक ड्रामा था। दरअसल उसके अंदर एक आग लगी हुई थी। वही आग एक शोला बनकर उसके सामने आई, जिसने असद को जला डाला। गले मिलने के दौरान ही तेज़धार चाकू से उसने अपने शोहर की गर्दन
काट दी, लेकिन उस चाकू पर पहले भी खून लगा हुआ था। चाकू पर वारिस का खून था। वो वारिस को होटल में मारकर फरार हुई थी। जब मैनेजर होटल के कमरे में दाखिल हुआ तो वारिस की लाश बेड पर थी और पूरा बेड खून से लथपथ था। दो आदमियों के कत्ल के जुर्म में नगमा को कैद हो चुकी थी। नगमा फांसी से तो बच गई, लेकिन इसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। जेल में नगमा की एक कैदी औरत दोस्त बन गई जिसका नाम जरीना था। वो भी इसी कैद में थी। उसका केस भी मिलता जुलता ही था। जरीना का शौहर उसे गैर मर्दों के साथ धंधा करने पर मजबूर करता था। इसी वजह से तंग आकर एक दिन जरीना ने अपने शौहर की जान ले ली थी और उसे मार दिया। जरीना पिछले 10 साल से जेल में थी, मगर इस ईद पर उसे रहा कर दिया गया। एक वकील जरीना का जानने वाला था। वो उसी मोहल्ले का रहने वाला था जहाँ जरीना रहती थी और उसके शौहर को जानता था कि ये एक दलाल है। वकील ने जरीना का केस लड़ा और 12 साल के बाद जरीना जेल से आज़ाद हुई। इसी वजह से वो वकील साहब के पास गई, शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने के बाद उसने वकील से कहा कि मेरी एक बहन भी जेल में है, वो बेकसूर है। उसने अपने शौहर को ज़रूर मारा, लेकिन वो मजबूर थी। आपकी मिन्नत करती हूँ कि उसको आज़ाद करने में भी हमारा साथ दें। वकील साहब नगमा से मुलाकात के लिए आए, फिर उससे वादा किया कि मैं तुम्हारा फ्री में केस लड़ूंगा और उम्मीद है कि तुम्हें रिहाई नसीब होगी। बकौल नगमा के जरीना मेरी बहन थी। एक बहन ही दूसरी बहन के दर्द को समझती थी। लाजमी नहीं कि सिर्फ खून के रिश्ते ही आपका दर्द समझते हों। कुछ रिश्ते खून से भी ज़्यादा गहरे होते हैं, जो कि दोस्ती का रिश्ता है, हालांकि वो आपके सके नहीं होते। जरीना की वजह से मैं जेल से आज़ाद होने में कामयाब हुई। मैंने वकील साहब और जरीना दोनों का शुक्रिया अदा किया। मेरे वालिदैन वफात पा चुके थे जबकि शहर में मैंने अपने शौहर को मारा। अब जरीना के अलावा मेरा कोई नहीं था। कुछ अर्सा के बाद जरीना ने मुझे बताया कि हमारे मोहल्ले में एक आदमी है जिसकी बीवी की वफात हो चुकी है। उसका नाम अजीज़ है। वो क्रॉकरी का कारोबार करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी उससे शादी हो जाए। वैसे तो ज़िंदगी में मैंने शादी ना करने का फ़ैसला किया था, लेकिन जरीना की ज़िद पर मैंने उसकी बात मान ली और अजीज़ से मेरी शादी हुई। आज अजीज़ को घर आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं नींद की हालत में थी जब मुझे महसूस हुआ कि घर में कोई दाखिल हुआ। मैंने सोचा अजीज़ वापस आए। मैंने लाइट उठाई, कमरे के बाहर आई, सेन को अच्छी तरह देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैं कमरे की खिड़कियों को बंद करके वापस सोने लगी तो मैंने देखा कि घर में एक जगह लाइट जल रही है। मैं हैरान थी क्योंकि मैं तो तमाम लाइट्स बंद करके सोई थी। ये लाइट किसने जलाई? फिर सोचा शायद लाइट बंद करना भूल गई। वापस आकर कमरे में सो गई। सुबह हुई तो मैंने देखा कि अजीज़ कमरे में सो रहा था। मुझे नहीं मालूम कि रात के किस पहर वो वापस आया। कारोबार की वजह से वो अक्सर लेट आता था और मुझे इस बात पर कोई इतराज़ नहीं था क्योंकि कारोबारी था। कभी कभी तो ऐसा होता कि वो सारी रात ही वापस ना आता। शुरू शुरू में मुझे खौफ होता था और मैं उससे पूछती थी कि आज रात आप वापस क्यों नहीं आए। वो यही कहता कि कारोबार में मसरूफियत है। उसके बाद मैंने ये पूछना भी छोड़ दिया। कुछ दिनों से मेरे घर में अजीबो गरीब वाक़यात रोनुमा हो रहे थे। एक दिन हमारे घर में काम करने वाली लड़की अपने घर चली गई थी। उसकी माँ बीमार थी तो मैंने मशीन ऑन की और कपड़े खुद ही धोना शुरू कर दिए। उसके बाद कपड़े लेकर बालकनी पर ताल पर सुखाने के लिए ले गई। ऊपर से सुर्ख कलर का दुपट्टा गिर कर मेरी बालकनी में आया। मैं दुपट्टा लेकर ऊपर गई, दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे कहा कि ये आपकी बेगम का दुपट्टा मेरे घर में गिरा है। वो मुझे घूर कर देखने लगा और कहा कि ये दुपट्टा मेरी बेगम का नहीं। फिर दरवाज़ा बंद करने लगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने खुद देखा है कि ये दुपट्टा आपके घर से ही गिरा है, लेकिन वो मुसलसल इनकार कर रहा था। उसके बाद उसकी बीवी आई और कहने लगी, क्या बात है? मैंने कहा कि ये दुपट्टा आपका मेरे घर में गिरा था, लेकिन आपका हस्बैंड ये बात नहीं मान रहा। हैरत अंगेज़ तौर पर उस औरत ने भी यही कहा कि ये दुपट्टा हमारा नहीं, आप मेहरबानी करके यहाँ से चली जाएं। मैं वापस आ गई
और वो दुपट्टा अलमारी में रखा। दूसरे दिन काम करने वाली लड़की वापस आई तो मैंने मुलाजमा से कहा कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी है, तुम घर का ख्याल रखना। मैं जैसे ही अपने कमरे से निकली और लिफ्ट के अंदर दाखिल हुई तो लाइट चली गई। मजबूरन लिफ्ट से निकली और सीढ़ियों से नीचे आना पड़ा। मैं जैसे ही नीचे पहुंची तो पता चला गाड़ी की चाबी तो कमरे में ही भूल गई। अब चूंकि लाइट नहीं थी और मैं वापस सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, काफ़ी थकी हुई थी, लिहाजा मैंने मुलाजमा को फ़ोन किया और कहा कि चाबी बालकनी से नीचे फेंक दो। मुलाजमा ने गाड़ी की चाबी नीचे फेंकी तो मैंने चाबी उठाई और ऊपर की तरफ देखा तो गिरता हुआ कुछ मेरी तरफ आ रहा था। वैसा ही सुर्ख रंग का दुपट्टा था। मैंने दुपट्टा उठाया, देखा तो बिल्कुल वैसा ही था जो मैंने अलमारी में रखा था। मैं जल्दी से वापस घर आई। मुलाजमा मुझे देखकर हैरान हुई। अलमारी का दरवाज़ा खोला तो शशदर हुई क्योंकि उसके अंदर कोई दुपट्टा मौजूद नहीं था। मैं वो दुपट्टा लेकर दोबारा इन्हीं पड़ोसन के घर गई और इनसे कहा कि ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आपके घर से ही गिरा है। लेकिन इस बार भी उन्होंने इनकार किया कि ये दुपट्टा हमारा नहीं, मगर मैं वापस ना गई और बज़िद थी कि ये दुपट्टा आप ले लें। हमारी बहस जारी थी तो मेरा शौहर अजीज़ उधर आ गया। अजीज़ को देखकर मैं हैरान हुई क्योंकि वो अक्सर रात के वापस आता था, लेकिन आज जल्दी घर आया। मैं उसे बताना चाहा तो पड़ोसन ने खुद ही कहा कि आपकी बेगम ऐसी ज़िद कर रही है। मैंने अजीज़ को बताया कि किस तरह ये दुपट्टा पहले गिरा था, अलमारी वाला वाक़या भी उसे बताया। आज भी ये दुपट्टा दोबारा गिरा है। मेरी ये बात सुनकर पड़ोसी औरत ने कहा कि आपकी बीवी झूठ बोल रही है। मुझे तो लगता है कि उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, पता नहीं ये ऐसा क्यों कह रही है। पड़ोसन औरत की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं बहस करने लगी तो अजीज़ ने मुझे खामोश रहने को कहा। फिर पड़ोसी औरत से माजरत की और मुझे घर ले आया। घर आकर वो मुझसे कहने लगा कि क्यों ख्वामख्वाह ऐसी बहस करती हो, वो दुपट्टा तुम्हारा है या नहीं, उसे रख लो, एक कपड़े का टुकड़ा ही तो है। मैंने दुपट्टा फोल्ड किया, दोबारा अलमारी में रखा। फ्लैट में रहने से पहले हमारा ज़ाती मकान था जो कि अजीज़ ने फ़रोख्त कर दिया था क्योंकि वो शहर से बाहर था, जबकि मेरे शौहर का कारोबार इसी शहर में था। हम इस फ्लैट में रहते हुए 4 माह गुजर चुके थे। पहले 3 माह काफ़ी अच्छे गुजरे और कोई वाक़या पेश ना आया, लेकिन चौथे माह अजीबोगरीब मामलात पेश आने लगे। कई अजीबोगरीब वाक़यात रोनुमा हो चुके थे मेरे साथ। अब ये दुपट्टे वाली बात जिसने मुझे परेशान किया था। दूसरे दिन मैं कमरे में बैठी टीवी देख रही थी तो दरवाजे की बेल बजी। मैं हैरान हुई कि इस वक्त दरवाजे पर कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक लड़की खड़ी थी, उसके हाथ में बिरयानी की एक प्लेट थी। वो कहने लगी कि आपकी नई पड़ोसन हूँ, आपके लिए बिरयानी लाई हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, फिर बिरयानी लेकर घर आई। मुझे काफ़ी भूख लगी थी, लिहाजा मैंने वो बिरयानी खा ली। काफ़ी मज़ेदार बिरयानी थी। उसके बाद मुझे नींद आ गई। आधी रात के वक़्त अजीज़ भी घर में दाखिल हुआ। वो हमेशा से ही ऐसा करता था। कई बार मैंने उससे कहा कि जल्दी आ जाया करें, लेकिन वो काम की वजह से लेट आता था। कहता था कि अब काम छोड़ूं तो नहीं सकता। सुबह हुई तो मेरी नज़र बिरयानी के प्लेट पर पड़ी। मैंने धोकर वो प्लेट पड़ोसन के दरवाजे पर गई और उसे वापस देने गई। एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने बर्तन आगे किया, साथ साथ शुक्रिया भी अदा किया और कहने लगी, बेटी ये क्यों दे रही हो। मैंने कहा कि आपकी बेटी आई थी हमें बिरयानी देकर, कहने लगी कल हमने बिरयानी पकाई ही नहीं थी तो बेटी ने आपको कैसे बिरयानी दी, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने कहा ऐसा कैसे मुमकिन है, लड़के को बुलाएं। उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी। थोड़ी देर के बाद लड़की सामने आई तो मैंने कहा कि तुमने मुझे बिरयानी दी थी। वो कहने लगी आप ही लगता है आप भूल चुकी हैं, हमारे घर में बिरयानी तो पकी ही नहीं थी और ना ही मैं आपको देने आई थी, आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो आज ही अपने हॉस्टल से वापस आई हूँ। इन माँ बेटी की ये बात सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक वाक़या को बोलने की कोशिश करती हूँ जबकि दूसरा पेश आ जाता।
मैं इसी हैरानी में वापस आई तो अजीज़ ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा, क्यों इतनी परेशान हो? मैंने उसे सारा वाक़या बयान किया। मेरी बात सुनकर अजीज़ मुस्कुराए और कहने लगे कि ये तुम्हारा वहम है। मैंने उससे कहा कि मेरा वहम नहीं हो सकता, मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसी बातें कर रही हूँ। यही कहने लगा कि कभी कभी ऐसा होता है। अजीज़ मेरी किसी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। दफ्तर जाने के बाद मैंने उसकी नंद को फ़ोन किया। वो बहुत अच्छी खतून थी। जब हम गांव में रहते थे तो रोज़ाना मेरे घर आ जाती थी। मैं भी उसके घर जाया करती, लेकिन अब सिर्फ फ़ोन पर बात होती थी। लेकिन आज उसका नंबर बंद था। मैं परेशान हुई, उससे मिलने के लिए घर गई तो ताला लगा हुआ था। मैं हैरान थी, ऐसा कैसे मुमकिन है? आखिर वो कहाँ जा सकती है? वापस आकर अजीज़ को बताया कि आपकी बहन घर पर नहीं थी और नंबर भी बंद है, लेकिन उसके चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी ना आई। मैं हैरान हुई कि ये कैसा शख्स है जो अपनी बहन के बारे में बिल्कुल फ़िक्रमंद भी नहीं। खैर मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि जब भी अजीज़ से मेरी बहस होती तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। लिहाजा मैं बहस करने से गुरेज करती। कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा था, क्योंकि मेरे सोने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता था कि घर में कोई आ जाता है। सुबह उठकर घर का सारा सामान चेक करती। अब तो पड़ोसी मुझसे तंग आ चुके थे। वो मुझे ऐसे समझते थे जैसे मैं कोई पागल औरत हूँ। अजीज ये समझता था कि मुझे वहम हो चुका है। कल भी जब मैं शॉपिंग करके घर वापस आई तो दो पड़ोसी औरतें आपस में बातें कर रही थी। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। वो जल्दी जल्दी अपने फ्लैट के अंदर जाने लगी। मैं हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो सलाम का जवाब तक नहीं देती, मुझसे दूर होने की कोशिश करती हैं। खैर मैंने कभी इन बातों की तरफ तवज्जो ना दी। बस यही चाहती थी कि मेरे दिमाग में जो खदशात हैं वो किसी न किसी तरह ख़त्म हो जाएं। मैं ज़हनी तौर पर आराम और सुकून की मतलाशी थी। लिहाजा मैंने अपने शौहर अजीज़ से कहा कि कुछ दिनों के लिए मैं अपनी दोस्त ज़रीना के पास जाना चाहती हूँ। उसने खुशी से मुझे इस बात की इजाज़त दे दी। मैंने मुख्तसर सामान पैक किया और ज़रीना के पास आ गई। ज़रीना मुझे देखकर बहुत खुश हुई। हमने काफ़ी गपशप लगाई। सुबह ज़रीना एक काम के सिलसिले में घर से बाहर जाने लगी तो घर में मैं अकेली थी। कुछ देर के बाद एक लड़की जिसका नाम नजमा था, मैं उसे पहले भी जानती थी, वो मेरे पास आई और सलाम किया। उसके हाथों में आलू का पराठा था। उसने मुझे वो पराठा दिया और फिर वापस चली गई। मैंने मज़े से आलू का पराठा खाया। उसके बाद रीना वापस आई। थोड़ी देर के बाद बर्तन उठाकर नजमा के घर जाने लगी तो ज़रीना ने कहा कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि नजमा मुझे पराठा देकर गई है, मैं ये बर्तन वापस देने जा रही हूँ। उसने मुझे वापस आने का इशारा किया और कहा कि बर्तन मैं खुद देने जाऊंगी, तुम मेरे घर मेहमान हो, इधर ही बैठो। उसके बाद रीना ने वो बर्तन उठाया और वो घर देने के लिए चले रवाना हुई। फिर जब वो वापस आई तो कहने लगी, नगमा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नजमा कह रही थी कि ये बर्तन हमारे है ही नहीं। मैंने आलू के पराठे ना ही बनाए हैं, बल्कि उसे तो मालूम ही नहीं था कि तुम इधर आई हो। मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई कि ये क्या हो रहा है। जिस चीज़ से जान छुड़वाना चाहती थी तो इधर भी वही मामलात हैं। मैं नजमा के पास गई, उससे कहा कि अभी तो तुम मेरे पास आई थी और आलू के पराठे मुझे दिए। वो मुकर गई कि ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं चुपचाप वापस आ गई। जिस माहौल से जान छुड़वाना चाहती थी वही हालात इधर भी मुयस्सर थे। रीना जब जॉब से वापस आ गई, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रीना मुझसे कहने लगी कि कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन यही सोच रही थी कि सुबह वापस अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन उधर आने का मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। मैं दिमागी सुकून हासिल करना चाहती थी। दूसरे दिन ही मैंने ज़रीना से इजाज़त चाही और वापस अपने घर आ गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि मेरा कमरा हथियारों से भरा हुआ है। मेरा शौहर मुस्कुराकर कुछ लोगों से डील कर रहा है। मैंने अपने शौहर को आवाज़ दी तो अजीज़ ने मेरी तरफ देखा कि तुम अचानक वापस कैसे आ गई? तुम तो एक हफ्ते के बाद आने वाली थी। मैंने कहा कि ये सब क्या है?
इतने सारे हथियार। तो वो कहने लगा, कुछ नहीं, तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। मैं अजीज़ से पूछने लगी कि मुझे सारी बात बताओ। तो वो कहने लगा कि एक अहम डील चल रही है, तुम यहाँ से जाओ। मुझे पता चल गया कि मेरा शौहर कोई कराकरी का कारोबार नहीं करता, वो एक गैर कानूनी असले का कारोबार करता है। मैं रोकर कहने लगी कि क्या मतलब, इस घर में जो वाक़यात पेश आ रहे थे इसमें तुम्हारा ही हाथ था? तो अजीज़ कहने लगा, हाँ, इसमें मेरा ही हाथ है। तुम्हारे साथ दुपट्टे वाला जो मामला पेश आया ये भी मैंने करवाया था। पड़ोसी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, ये मेरा ही मंसूबा था। दूसरी मर्तबा भी वो दुपट्टा मेरे ही कहने पर मुलाजमा ने अलमारी से निकाल कर नीचे फेंका था, जबकि तुमने यही समझा कि पड़ोसी के घर से दुपट्टा आया है। तुम इनसे झगड़ा करती, बहस करती, ताकि इस बात का यकीन हो जाए कि तुम पागल हो। काफ़ी हद तक इस बात की खबर भी उनको हो चुकी थी कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। इस लड़की को पैसे देकर भी मैंने तुम्हारे पास भेजा, वो बिरयानी लेकर हमारे घर आई। फिर जब तुम बर्तन देने गई तो इसके वालिदैन उससे बिल्कुल नावाकिफ़ थे इस बात से। वो लड़की भी अपनी बात से मुकर गई। तुम्हें पागल साबित करना मेरे लिए फ़ायदा मंद है। तुम अपनी दोस्त रीना के पास गई तो नजमा को भी मैंने इस बात पर उकसाया, पैसे देकर उसे भी तुम्हारे पास भेजा। रीना को भी तुम्हारे ज़हनी तवाज़ुन के बारे में शक होने लगा। मैं रोकर कहने लगी कि मुझे पागल साबित करने में आपको क्या फ़ायदा हासिल हो जाएगा? अजीज़ कहने लगा, वो इसलिए कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन ना करे, क्योंकि मैं जिस धंधे से ताल्लुक़ रखता हूँ मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन ही ना करे, कोई तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे कि ये तो औरत ही पागल है और उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कभी किसी वक्त कुछ बोल सकती है लेकिन दिमाग से नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अजीज़, क्या आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपके ख़िलाफ़ गवाही दूंगी? आप मेरे शौहर हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर अजीज़ हैरान हुआ, लेकिन मेरी बात पर यकीन कर लिया। डील होने के बाद वो लोग चले गए। अजीज़ इस बात से नावाकिफ़ था, इससे पहले भी मैं 2 मर्दों की जान ले चुकी थी। इस धोखेबाजी की बुनियाद पर तीसरे की जान लेने में मुझे कोई मुश्किल नहीं आनी थी, मगर इस दफ़ा अजीज़ को मारने के बाद मैं भागी नहीं थी। उसे मारकर सीधा पुलिस स्टेशन खुद ही रवाना हो गई। इन्हें बताया कि मेरा शौहर असले के धंधे में मुलविस था। पुलिस ने हमारे घर में छापा मारा और फिर मेरे शौहर के मोबाइल के डाटे से उस ज़मान तक पहुंचने में कामयाब हो चुके। मैं वापस उसी जेल में मुंतकिल हूँ जहाँ 2 साल पहले थी। अजीज़ मेरा शौहर ज़रूर था, लेकिन वो एक मुजरिम था जो कि इस मुआशरे के लिए एक ख़तरनाक था। जेल में मौजूद औरतों को तालीम दे रही थी और अपनी ज़िंदगी से काफ़ी मुतमिन हूँ। सच पूछो तो जेल से बाहर जाने का अब दिल ही नहीं करता, क्योंकि बाहर की दुनिया अब काफ़ी ख़राब हो चुकी है।